हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में कार्नोट इंजन स्टार्ट किए थे और कार्नोट इंजन ख़त्म हो गया था, लगभग इफ़िशियंसी तक निकाल चुके थे। और आज हम लोग को उसका करैक्टरिस्टिक्स देखना है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्सिबल क्यों लिखा है। अब रिवर्सिबल इसलिए लिखा है क्योंकि यह रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, इसलिए इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। आगे पढ़ना है रिवर्सिबल प्रोसेस, आगे बताएंगे। अब हम लोग इफ़िशियंसी का फार्मूला निकाल चुके थे सबसे पहले। तो इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या था? 1 - T2/T1। इसमें T1 क्या था? T1 था टेम्परेचर ऑफ सोर्स का, T2 क्या था? टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब यहाँ से क्या होता है? अब यहाँ से हमको क्लियर पूरा पता चल रहा है क्या कि जो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर। लेकिन किस पर अब टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या ये वर्किंग सबस्टांस पर डिपेंड कर रहा है? वर्किंग सबस्टांस हम लोग क्या लिए थे? परफेक्ट गैस लिए थे। क्या उस पर निर्भर कर रहा है? इससे मतलब पता चल गया कि जो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है वो सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पर ही डिपेंड करता है। उसका टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक क्या होता है, और वर्किंग सबस्टांस पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है? T1 - T2/T1। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि T1 - T2, आखिर सिंक का भी कुछ टेम्परेचर होगा। T2 तो जीरो नहीं होगा क्योंकि सिंक का कुछ टेम्परेचर होगा, यानी T1 में से सोर्स का टेम्परेचर में से सिंक का घटा रहे हैं, मतलब T1 से कुछ कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर T1 - T2 ये तो लेस देन 1 हो गया, तो टी इफिशियंसी हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और रिवर्सिबल हीट इंजन जो होता है वो वर्किंग किसके किसके बीच करता है? तो अगर सेम टू टेम्परेचर के बीच उसका एफिशिएंसी जो होता है हमेशा बराबर होता है। अब इसका चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला जो था, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। और दूसरा जो था सो था, द एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सबस्टांस। तीसरा था, T1 - T2 लेस देन T1, देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। और चौथा था, द रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि आखिर कार्नोट इंजन जो है सो 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं देता है? इसके लिए तो यही रीज़न हो गया कि आखिर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, यानी कि 100% एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? 0। तब T1/T1 1 आ जाएगा। और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। मतलब 100% एफिशिएंसी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि टेम्परेचर का इसको 0 नहीं हो सकता है। अगर टेम्परेचर सिंक का 0 हो गया तो एफिशिएंसी दे देगा 100%, लेकिन प्रैक्टिस में हम इसे पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं कि जितना हीट हम लिए सोर्स से सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, तो सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा तब उसका एफिशिएंसी 100% होगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंक को कुछ न कुछ टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। इस कंडीशन ऑफ ये हो गया 100% एफिशिएंसी। अभी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कंडीशन फॉर 100% एफिशिएंसी। फॉर 100% एफिशिएंसी द टेम्परेचर ऑफ सिंक मस्ट बी 0, विच नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। हैंस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज लेस देन 1। इन अदर वर्ड्स हीट फ्रॉम In other words, it is not possible to extract heat from the source and convert the whole into work. सारा के सारा वर्क में ये तो नहीं हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं थोड़ा कॉपी में। देखिए,
पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, और दूसरा द एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा द रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी, और एज T1 माइनस T2 लेस देन T1 द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब हम लोग देखना है कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको देखना है। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ, अब इसका लिमिटेशन आखिर कुछ तो लिमिटेशन होगा तभी तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना। आखिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना तो अब क्यों बना, आखिर इसमें कुछ लिमिटेशन होगा, कुछ तो इसमें डिमेरिट होगा इसलिए बना, इसमें कुछ तो शॉर्टकमिंग्स होगा, कुछ भी नाम से आ सकते हैं। तो इसका मेन रूप से तीन शॉर्टकमिंग्स है। पहला जो है सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता है कि जो हीट का फ्लो होगा वो किस से किस डायरेक्शन में होगा, आखिर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये क्लियर नहीं हुआ कि हीट फ्लो किधर से किधर होगा, और यह नहीं बताता है कि किस कंडीशन पर जो है जो हीट एनर्जी होता है, जो किस कंडीशन पर हीट एनर्जी कन्वर्ट कर देता है वर्क में और वर्क कन्वर्ट कर देता है उसके वाइस वर्सा। ये भी कंडीशन नहीं बताया था कि कब क्या होता है। जैसे में कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग, देखिए लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलोइंग आर द शॉर्टकमिंग्स डिमेरिट लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला जो है इट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यह जो लाइट को देखिए, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में यह अवधारणा नहीं करता है कि प्रकाश की लाइट कहाँ जा रहा है। देखिए, और दूसरा इट डज नॉट से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को नहीं कह पाया। तीसरा इट डज नॉट से दैट अंडर व्हाट कंडीशन एंड हाउ मच हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, मतलब जितना हीट हम दिए और जितना वर्क डन हुआ, अगर उतना ही वर्क डन लगा दें तो उतना हीट उत्पन्न होगा, ये भी नहीं क्लियर किया। अब ये लिमिटेशन निकल गया, इससे ही हम लोग सेकेंड लॉ फिर आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग को देखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये मेनली जो होता है सो डायरेक्शन ऑफ हीट को बताता है, जो फर्स्ट लॉ में क्लियर नहीं हुआ था। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो था सो अपना अपना स्टेटमेंट दिया था। जैसे मैं पहला दिया था क्लॉसियस, दूसरा दिया था केल्विन। तो इसमें मुख्यतः दो पढ़ना है, एगो क्लॉसियस स्टेटमेंट और एगो केल्विन प्लैंक लॉ। इसमें सबसे पहले क्लॉसियस क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्लॉसियस स्टेटमेंट देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट यह बताया था कि यह कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर टेम्परेचर जाएगा अगर बीच में कोई एक्सटर्नल वर्क डन काम करेगा। जैसे में हम लोग फ्रिज चलाते हो, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, जिसमें कोल्ड ठंडा रखता है। तो ठंडा कब रखता है, वो अंदर से जो है सो अंदर से वो लो टेम्परेचर को लेता है, और कब लेता है, जब उसमें हीट सप्लाई करते हैं, मतलब
बाहर से हम वर्क कर रहे हैं, अगर बाहर से वर्क करेंगे तो कोल्ड बॉडी जो है सो हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा वो अपना टेम्परेचर। यही बताया था। जैसे कि अगर एक मान के चलिए अगर एक कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी, अब कोल्ड बॉडी से यहाँ कोई रेफ्रिजरेटर मान के चलिए, तो रेफ्रिजरेटर में यहाँ इलेक्ट्रिक दिया है वर्क डन, और जब ये वर्क डन देगा तो क्या इसमें टेम्परेचर भेज देगा, ये हॉट बॉडी में टेम्परेचर को भेज देगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, तो इसका स्टेटमेंट था इट इज़ इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, इसको लिख लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency, to transfer heat from a body at a lower temperature to another body at a higher temperature, इसका मतलब क्या हो, देखिए यह इम्पॉसिबल है। सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब खुद अपना अंदर के जो मशीन का अंदर का भाग है वो इम्पॉसिबल है कि बिना ऐड किए एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में बिना ऐड किए वो ट्रांसफ़र हीट जो है एक बॉडी से दूसरा बॉडी वो नहीं कर सकता है, वह इम्पॉसिबल है, बिना एक्सटर्नल एजेंसी का वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें बोला कि दिस लॉ डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विच इज नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ये सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, बिना एक्सटर्नल एजेंसी ऐड किए सेल्फ एक्टिंग मशीन जो है सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर में नहीं कर सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो, हीट जो है अपने आप खुद के द्वारा नहीं फ्लो कर सकता है फ्रॉम ये बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ये बॉडी एट हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में खुद के द्वारा हीट नहीं कर सकता है अनलेस वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, जब तक कि उसमें वर्क डन नहीं होगा एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। अब यहाँ देखिए अभी एग्जांपल जो दिए थे फ्रिज का, वी नो इन रेफ्रिजरेटर में हम लोग जानते हैं कि द वर्किंग सबस्टांस एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी, वर्किंग सबस्टांस यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो जो एक्सट्रैक्ट करता है उसको खींचता है किससे, कोल्ड बॉडी से, एंड रिजेक्ट्स ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एट ए हॉटर बॉडी, और वो रिजेक्ट कर देता है, दे देता है, किसको दे देता है, रिजेक्ट करके हॉटर बॉडी को लार्ज अमाउंट में, विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी इज द इलेक्ट्रिक सप्लाई, किसके मदद से, तो इसमें देखिए लगा ना एक्सटर्नल एजेंसी इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक नहीं दीजिएगा तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, बताइए नहीं होगा। यानी कोल्ड बॉडी से हीट लिया और हॉट बॉडी में दे दिया, जैसे यहाँ हो गया कोल्ड बॉडी फ्रिज के अंदर का भाग और हॉट बॉडी हो गया फ्रिज के बाहर के भाग। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रिज का अगर दरवाज़ा जो है वो ओपन रहेगा तो कमरा गर्म हो जाता है, वो क्यों होता है, तो इसी
के कारण ये होता है कि कमरा जो होता है बाहर गर्म हो जाता है। इसको आगे हम लोग रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया केल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट, केल्विन प्लैंक्स दिया, केल्विन ने, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब ये क्या क्या दोनों बात बोला एक ही चीज, लेकिन कहने का तरीका अलग था, और दोनों के इक्विवेलेंस भी देखेंगे अभी हम लोग। जैसे मैं ये बोला कि अगर कोई भी यह इम्पॉसिबल है क्या कि जो हॉट बॉडी जो नहीं पढ़े थे हम लोग कार्नोट इंजन में, वही बताया है कि यह इम्पॉसिबल है कि हॉट बॉडी मान के चलिए इससे हीट लिया, मान के चलिए टेम्परेचर T1 लिया, और सारा के सारा ही वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यानी मान के चलिए W वर्क किया, यहाँ कोई इंजन है मान के चलिए आई है, वो वर्क किया W, और जो बच्चा मान के चलिए यहाँ Q1 हीट लिया था और दे दिया यहाँ Q2, तो वर्क डन किया उसके बाद Q2 दिया। यही बोल रहा है कि यह इसके इम्पॉसिबल है, ये डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल will take heat from your body and convert heat completely into work done without leaving any change anywhere। अगर बिना चेंज किए कहीं भी बिना किए completely ये कन्वर्ट नहीं कर सकता है वर्क डन में, इसको कुछ ना कुछ हीट जो है से देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, यह इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट, ऐसा डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो ऑपरेटिंग ये साइकिल, जो साइकिल में ऑपरेट होता है, विल टेक हीट, जिसमें हीट लेकर फ्रॉम ये बॉडी, कोई बॉडी से, और एंड कन्वर्ट हीट, और उस हीट को कन्वर्ट कर देगा कम्प्लीटली इनटू वर्क डन, कम्प्लीटली वर्क डन मतलब पूरा के पूरा वो वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, विदाउट लिविंग एनी चेंज एनीवेयर, मतलब कहीं भी चेंज किए बिना, एनीवेयर एनी चेंज कहीं भी मतलब वो नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए कि ये हीट इंजन ये वर्किंग सबस्टांस टेक्स इन हीट, वर्किंग सबस्टांस जो है हीट इंजन में वर्किंग सबस्टांस टेक्स इन हीट फ्रॉम ये हॉट बॉडी से हीट लिए वर्किंग सबस्टांस के थी रूप में, एंड कन्वर्ट ये पार्ट ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, कुछ पार्ट इसमें जो है सो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, एंड गिव्स आउट द रेस्ट टू कोल्ड बॉडी, और रेस्ट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब नो इंजन हैज एवर बीन डिजाइन, कोई इंजन डिजाइन नहीं हुआ है जो कैन ऑपरेट इन ये साइकिल में ऑपरेट होगा, मतलब टेकिंग हीट फ्रॉम ये बॉडी एंड कन्वर्टिंग ऑल ऑफ इट इनटू वर्क, ऐसा कोई मशीन का डिजाइन नहीं हुआ है जो एक साइकिल में ऑपरेट होगा और सारा के सारा हीट कन्वर्ट कर देगा वर्क डन में, और सम हीट ऑलवेज बी गिवन टू ये, कुछ हीट कोल्ड बॉडी को देगा ही, अगर नहीं देगा तो वैसा मशीन ही डिजाइन नहीं हुआ है कोई, सारा के सारा वर्क डन में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंस दोनों के बीच, आगे देखेंगे हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोला है, भले कहने का तरीका अलग है। इक्विवेलेंस देखना है तो फिर देखिए इसमें क्या होता है। अगर दोनों को इक्विवेलेंस दिखाना है तो एक को उल्टा लेना पड़ेगा और एक को एक ही, और दोनों को मिलाकर हमको दिखा देना पड़ेगा कि थी होगा। जैसे में हम लोग ले लिए पहला हॉट बॉडी, ठीक, और दूसरा ले लिए कोल्ड बॉडी। एक में हम लोग रेफ्रिजरेटर ले लिए, रेफ्रिजरेटर इंजन, और इसी में ले लेते हैं केल्विन प्लैंक्स का एक कोई इंजन है जो वर्क डन W दे रहा है,
यानी कि यहाँ से हीट पहले रेफ्रिजरेटर क्या बोलता है कि बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी का ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका विरोध ले रहे हैं। विरोध का मतलब कोल्ड बॉडी से हम हीट ले लिए Q2, लेकिन इसमें उल्टा ले लिए, Q2 ले लिए, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए हम हॉट बॉडी में। लेकिन अब यही जो हॉट बॉडी से दूसरा इंजन है उसे हॉट बॉडी से ले ला है कितना, यहाँ से Q2 गया हॉट बॉडी में और Q1 दिया, यानी Q1 प्लस Q1 लिया इससे, मतलब हॉट बॉडी से Q1 हीट लिया, कुछ वर्क डन किया, तो जो बच्चा मान के चलिए कि Q2 बच्चा वो कोल्ड बॉडी दे दिया। यही हम पढ़े थे कि केल्विन प्लैंक में, लेकिन ये पूरा सीधा है, मतलब जो पढ़े थे वही लिए, लेकिन जो क्लोसियस स्टेटमेंट लिए वो अपोजिट साइड लिए। और जब इसमें दोनों का मिक्स कर देंगे तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब इसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ वर्क डन के बराबर कितना होगा, Q1 लिया Q2 दे दिया, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। और जब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए यहाँ से Q2 गया और Q1 ले लिए, तो कितना हीट लिए इसमें कंबाइन करेंगे तो Q2 दिए और Q1 ले लिए, तो कुल टोटली बोलें तो Q1 माइनस Q2 हीट लिए इससे। और जब Q1 माइनस Q2 लिए और वर्क डन सारा के सारा कर दिए, मतलब ये क्या आ गया, केल्विन प्लैंक्स के अपोजिट आ गया। मतलब ये जब अपोजिट हो गया तो कि हम लोग क्या गलत माने कि इसमें जब तक वर्क डन कार्य नहीं करेगा तब तक ये Q2 से Q1 नहीं जाएगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, और इसके उल्टा के लिए देखिए क्या होगा, पहले मान के चलिए हॉट बॉडी है और एगो कोल्ड है, हॉट और कोल्ड है, और इसमें एगो रेफ्रिजरेटर ले लिए और एक इंजन ले लिए, पहले इंजन ले लिए ये, ठीक, इससे हम Q1 लिए हीट हॉट बॉडी से और सारा के सारा वर्क डन करा दिए, सारा के सारा काम करा दिए, जो क्या है केल्विन प्लैंक्स के उल्टा। केल्विन प्लैंक्स कहता है कि इसमें वर्क डन करेगा लेकिन कुछ ना कुछ हीट जो है कोल्ड बॉडी को देगा, लेकिन ये सारा के सारा वर्क डन में करा दिए, तो क्या हो गया, केल्विन प्लैंक्स के अपोजिट हो गया। अब इसका जो वर्क डन है सो रेफ्रिजरेटर लेके कोल्ड बॉडी से Q2 हीट लिया और इसका वर्क डन का यूज करके ये हॉट बॉडी को यहाँ से Q1 आ रहा था, यहाँ से Q2, टोटल Q1 प्लस Q2 जो है सो हॉट बॉडी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, और जब कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, और जब कंबाइंड करेंगे दोनों को, अगर कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर Q2 यहाँ से हीट ले रहे हैं, ठीक, कितना हीट लिए Q2, और जब कंबाइंड कर दिए तो इसका ये एक हो गया और इससे बाहर वर्क डन कहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, ये वर्क डन नहीं ले रहा है, क्या कि ये अंदर का भाग है। और जब कंबाइंड कर दिए तो कोल्ड बॉडी से डायरेक्ट Q2 लेके डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे रहा है हॉट बॉडी में, जो किसके विरुद्ध हो गया, क्लोसियस के विरुद्ध। मतलब इससे साबित हुआ कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस है, यानी एक का अपोजिट लेंगे दूसरा का अपोजिट होगा। अब इसे हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। अब नोट्स में क्या है देखिए, इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट, द टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ दैट इज केल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। बताएं अभी, टू शो दिस कंसिडर ये रेफ्रिजरेटर आर सो विच ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू, बोले Q2 कोल्ड बॉडी से लिए, यहाँ बताएं कि कोल्ड बॉडी से रेफ्रिजरेटर जो है सो Q2 हीट लिया और किस में कर दिया, तो ये हॉट बॉडी विदाउट हैविंग एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, बिना एक्सटर्नल एजेंसी सप्लाई किए हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे में कि फिगर 1 में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है, देखिए आप Q2 लिया डायरेक्ट हॉट बॉडी दे दिया। अब इट क्या हो गया, इट इज दस अगेंस्ट द क्लोसियस स्टेटमेंट, मतलब क्लोसियस स्टेटमेंट के ये अपोजिट हो गया, अगेंस्ट कर दिया।
अब क्या करते हैं कि हम लोग एक इंजन ई मांगते हैं, ई जो करता है वर्किंग किस में, सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडी, एक ही हॉट और कोल्ड बॉडी के बीच एक इंजन ई ले लिए, जो बॉडी टेक्स इन हीट Q1 और Q1 हॉट बॉडी से, फ्रॉम द हॉट बॉडी से Q1 हीट लिए और इसमें कुछ भाग कन्वर्ट कर दिए वर्क डन में। कितना कर दिए, तो Q1 माइनस Q2 कर दिए इनटू वर्क डन, गिव्स अप द रिमेनिंग हीट जो Q2 बचा वो दे दिए किसको, कोल्ड बॉडी को दे दिए, कोल्ड बॉडी को। दस द इंजन ई डज नॉट वायलेट द लॉ, मतलब जो इंजन ई है वो नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। डज नॉट वायलेट, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, ये उल्लंघन नहीं कर रहा है। बट इफ़ द रेफ्रिजरेटर आर एंड द इंजन ई आर कंबाइंड, अगर दोनों को कंबाइंड कर दिए, दे फॉर्म ए डिवाइस द टेक्स इन हीट Q1 माइनस Q2, अगर कंबाइंड कर दिया तो यहाँ से Q2 गया और Q2 में Q1 ले लिए तो बचा कितना, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 फ्रॉम द हॉट बॉडी से ले लिए एंड कन्वर्ट्स ऑल इनटू वर्क डन, सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिए विदाउट गिविंग एनी अमाउंट ऑफ हीट टू ए कोल्ड बॉडी, बिना हीट दिए कोल्ड बॉडी को सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिए। अब दिस इज क्लियरली अगेंस्ट द केल्विन प्लैंक्स लॉ, ये केल्विन प्लैंक्स लॉ का उल्टा है। अब सिमिलरली उसी तरह मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट देयर इज एन इंजन ई विच ट्रैक्स इन एन अमाउंट ऑफ हीट Q1, मान लेते हैं कि इंजन ई जो है सो Q1 ले रहा है फ्रॉम ए हॉट बॉडी से एंड कन्वर्ट्स इट कंप्लीट इनटू वर्क, और सारा के सारा कंप्लीट वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट गिविंग, बिना दिए कोल्ड बॉडी को, विदाउट दिए एनी हीट टू द कोल्ड बॉडी, इट इज अगेंस्ट द केल्विन प्लैंक्स। जैसे हम यहाँ बोले कि Q1 लिया हॉट बॉडी से, सारा सारा वर्क डन दे दिया, तो ये अगेंस्ट हो गया केल्विन प्लैंक्स का। अब नाउ सपोज ये रेफ्रिजरेटर आर जो है सो वर्किंग बिटवीन द सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडी, सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडी के बीच एथी कर रहा है। अब इससे हम Q2 कोल्ड बॉडी से लिए यानी टेक्स इन हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड वर्क W वर्क करा दिए एंड अपॉन इट, इसमें W वर्क करा दिए, W रेफ्रिजरेटर में काम कर दिया, इसी का वर्क डन जो हुआ सो कहाँ थे हम लोग, एन एक्सटर्नल एजेंट एंड गिव्स आउट हीट Q1 एंड Q2, यानी Q1 और Q2 मिल के फिर ये हीट हॉट बॉडी को दे दिया, हॉट बॉडी। अब दस द रेफ्रिजरेटर आर डज नॉट वायलेट, दस लो मतलब जो रेफ्रिजरेटर आर है वो वायलेट क्या है कि इसमें देखिए, इसमें कोल्ड बॉडी से ले लिए थे और हॉट बॉडी को दे दिए थे, वायलेट नहीं किया, ये नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब बोथ ही एंड आर टुगेदर फॉर्म ये डिवाइस, यानी दोनों का कंबाइन करके एक डिवाइस का फॉर्म कर दिए विच ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ हीट Q2, जो Q2 को ट्रांसफ़र किया, मतलब कोल्ड बॉडी से Q2 लिया फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी है बाहर से नहीं, यानी नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से के बिना ये दे दिया, तो ये क्या हुआ, नियम का उल्लंघन किया, यानी कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी विथ नो एक्सटर्नल, सो दिस इज क्लियरली द अगेंस्ट ऑफ कोलोसियस, दिस इज अगेंस्ट द कोलोसियस लॉ, ये कोलोसियस लॉ के विरुद्ध हो गया। हम लोग देख लिए कि इसका इक्विवेलेंस क्या होता है। अब आगे है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस उसको कहते हैं कि अगर जाते समय जितना कार्य किया, जाते समय मान के चलिए जो कार्य किया जाते समय, रिवर्स आते समय उतना ही कार्य करना चाहिए, तो वो हो गया मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है सो जो डेली लाइफ में ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहीं यूज नहीं होता है, लगभग ना के बराबर। जैसे कि कोई चीज़ होता है, बाढ़ उड़ाता है, बाढ़ मान के चलिए आया, ठीक, तो
जितना आंधी तूफान आया और उससे जितना तोड़ मरोड़ कर दिया, अगर हम फिर से उतना तोड़ मरोड़ करेंगे तो क्या बाढ़ आएगा? मतलब बाढ़ आया तो तोड़ फोड़ करता है, बहुत तोड़ उड़ देता है। अगर उतना तोड़ फोड़ हम देंगे अपने से तो क्या बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे हम देखिए यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिवर्स, जिसको रिवर्स कर सकते हैं इन सच ए वे दैट ऑल चेंजेस, सारा के सारा चेंज करके टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्ट प्रोसेस में जितना किए आर एग्जैक्टली रिपीटेड होना चाहिए इन द रिवर्स ऑर्डर में एग्जैक्टली रिपीटेड कर चाहिए। एंड अपोजिट सेंस में एंड नो चेंजेस आर लेट, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए इन एनी ऑफ बॉडीज में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस एंड सराउंडिंग, मतलब उस सिस्टम में सराउंडिंग में जो है सो कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, जिस तरह गया उसी तरह। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, अगर कुछ अमाउंट में हीट हम सप्लाइड किए सिस्टम को, टू ये सिस्टम में, एंड एन अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड, कुछ अमाउंट में हम वर्क भी होगा, बताए थे हम, फ्रॉम इट, इसमें कुछ अमाउंट में वर्क होगा इन द डायरेक्ट प्रोसेस में। अब द सेम अमाउंट ऑफ हीट हमको प्राप्त होना चाहिए कब? शुड बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग द सेम ऑफ वर्क, मतलब जितना वर्क हम किए, जितना वर्क दिया था उतना वर्क कर दिए और उतना हीट, अगर जितना हीट दिया था उतना हीट प्राप्त हो गया रिवर्स प्रोसेस में, तो समझेंगे कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबिलिटी का कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे में कि डेसिपेटिव फोर्सेस है, उसमें उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता है। अभी नया वर्ड सुन रहे होंगे, आगे पढ़ना हम लोग को, आगे पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस एटसेट्रा जो है वो लगभग एब्सेंट रहना चाहिए, कम्प्लीटली एब्सेंट रहना चाहिए, लगभग नहीं, पूरा एब्सेंट रहेगा तभी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और दूसरा होता है कि द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। अब क्वासी स्टैटिक भी नया नाम सुन रहे होंगे, उसका कुछ छोटा सा है कि क्वासी स्टैटिक किसको कहते हैं? तो वैसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम के दौरान वैसा प्रोसेस इज नेवर मोर देन इन्फिनेटेसिमल फार अवे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट से ज़्यादा इन्फिनेटेसिमल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उसी को क्वासी स्टेट कहते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहते हैं? अब इरिवर्सिबल प्रोसेस दोज प्रोसेस विच कांट बी रिवर्सिबल इज इरिवर्सिबल, रिट्रेसेज इन द अपोजिट ऑर्डर बाय रिवर्सिंग, मतलब अपोजिट साइड में जो अपोजिट के दौरान जो क्रिया हुआ वो नहीं करेगा तो वो रिवर्सिंग के दौरान, तो कंट्रोलिंग फैक्टर आल नॉन एज इरिवर्सिबल, तो इसमें जो कंट्रोलिंग कर दिया उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब जितना भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है सारा के सारा इरिवर्सिबल है, जैसे में कि फ्रिज एक्सपेंशन हो गया, जूल थॉम्सन हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ वायर हो गया, आर इरिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस सच एज कंजक्शन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डीके etc ऑल्सो इरिवर्सिबल, मतलब ये इरिवर्सिबल ही होगा। तो हम लोग छोटा टर्म जो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इक्विवेलेंस जो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लोसियस दिया, केल्विन प्लैंक्स दिया, और उसका इक्विवेलेंस था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आज हम लोग देख चुके हैं। तो बहुत वीडियो लंबा चल गया है तो आज इतना ही रखते हैं। अगर हम आप लोग को समझा पा रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके सेमेस्टर फ्री में जो ट्यूशन नहीं कर पा रहे होंगे। थैंक यू।